अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर, अफ़गानिस्तान के तालिबान रजीम ने TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई से इनकार कर दिया है और इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो गए हैं। और इस पर हम आज वहाँ से अनस मलिक साहब जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं एशिया वन न्यूज़ के, इस्तांबुल से हमें वो ज्वाइन करेंगे और हम उनसे बात करेंगे इस पर कि वहाँ पे हुआ क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपनी टॉप स्टोरी आज की और आज के प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी हुकूमत का मिशन 27वीं आइनी तरमीम कामयाब। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में जो 27वीं तरमीम की बात हुई। और लगता ही ये था कि ये फ़ौरन पहले पास हो जाएगी, फिर लगा ये डिले हो गई है, लेकिन आज अचानक फिर दोबारा वफाकी काबीना की मीटिंग हुई और उस पर ये इसकी मंजूरी दी गई और सेनेट में पेश भी कर दी गई। अब सेनेट पे इसके पैसेज का प्रोसेस शुरू हो चुका है, उसके बाद ये कौमी असम्बली में जाएगी और इसमें बहुत अहम तब्दीलियाँ की गई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा PTI सिस्टम में वापसी का मौका। अली मोहम्मद खान साहब हमसे हमारे साथ होंगे, रुकने कौमी असम्बली हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या 27वीं तरमीम की हिमायत करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस सिस्टम में आ सकती है या नहीं? क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में और लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में उनके ओहदों का ऐलान कर दिया जाए, जो महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को नॉमिनेट किया है इमरान खान साहब ने, तो फिर शायद PTI 27वीं तरमीम की मुखालफत नहीं करेगी और आसानी से पास होने देगी। लेकिन इसमें किस हद तक सच्चाई है, इस पर बात करेंगे। और साथ ये कि सुहेल अफरीदी ने जो एक बहुत ही मुतनाज़ बयान दिया है जिससे वो सख्त तनकीद की जद में आ गए हैं और लोग सच और झूठ का फैसला करना चाह रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं सच क्या है और झूठ क्या है, और अगर झूठ बोला तो इतने हसास मामले पे सूबे के चीफ मिनिस्टर ने झूठ क्यों बोला, और अगर झूठ नहीं बोला तो उन्होंने सबूत क्यों नहीं पेश किया, इस पर भी बात करेंगे। और आज का हमारा एडिटोरियल होगा, PI में एहतजाज का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। जो जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू होती है PI में तो कोई ना कोई एहतजाज शुरू हो जाता है। इस दफ़ा इंजीनियर्स ने किया है और कहा यह जा रहा है कि ये ताख़ीरी हरबा है प्राइवेटाइजेशन के लिए। अब हमें ज्वाइन किया है अनस इस्तांबुल से, नुमाइंदा ख़ुसूसी एशिया वन न्यूज़। अनस अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे बात का आगाज़ करने से पहले एक ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान रजीम के, उनकी एक बात यहाँ पे नाजरीन को बताना चाहता हूँ जो है मज़ाक़ खेज़, लेकिन कहने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इससे पता चलता है कि कॉल ऑफ फेल में कितना तजाद है इस तालिबान रजीम की। वो फरमा रहे हैं कि द मुस्लिम पीपल ऑफ पाकिस्तान आर ब्रदर्स ऑफ अफगान्स। एक तो बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें मुसलमान मान लिया, कह दिया। दूसरा शुक्रिया उनका कि उन्होंने ब्रदर कहा, अपना भाई कहा। और उस पर सवाल ये पैदा होता है, और उन्होंने कहा है कि इस्लामिक एमिरेट्स विशेस देम वेल एंड होप्स फॉर पीस एंड विल कोऑपरेट विद देम विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज़। और हमें अमन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक दुआ दी है कि अमन कायम रहे और हमारे लिए अमन हो, सलामती हो। बहुत शुक्रिया आपका। नंबर 1 शुक्रिया आपका, आपने हमें मुसलमान तस्लीम किया। नंबर 2 आपने हमें भाई कहा। इस पर हमारा सवाल ये है कि कौन ऐसा शख्स या मुसलमान होगा जो अपने भाई के 70,000 शहरियों को शहीद कर दे, जिसमें पख्तून भी हों, और उस मुल्क के 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद कर दे जो भाई भी हों, जो मुसलमान भी हों। ये इतना कॉल फेल में तजाद कहाँ से आया आपके अंदर? कहाँ से किस तरह कर लेते हैं आप? आज भी बाजौड़ में हमला हुआ है TTP की तरफ से, और दूसरी तरफ आप ये अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करें। अगर इंसानों की शर्म नहीं करनी तो खुदा का खौफ तो कम कर ले इस तरह की बातें करने से पहले, या साबित करें कि आप भी मुसलमान हैं और आप भी भाई हैं और ब्रदर ने यूसुफ नहीं है जो अपने भाई को एक अंधे कुएं में फेंक के उनको मार के अपनी तरफ से समझते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अल्लाह ताला तो देखते हैं ना सब कुछ। तो अनस ये बताइएगा, ये हमारे जो हमें मुसलमान भी आज तो कह दिया, भाई भी कह दिया, और दूसरी तरफ इस्तांबुल में मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। TTP अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई है, तो हुआ क्या है इस्तांबुल में? बहुत बहुत शुक्रिया आप साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो वंस अगेन। देखें, इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात थे वो तकरीबन 2 दिन तक जारी रहे। 2 से 3 दिन तक ये स्लेट किए गए थे जो कि जारी रहने थे। इनको तमाम 4 वफूद जो हैं, पाकिस्तान का वफ्द, तुर्किया का वफ्द, जो अफगान तालिबान का वफ्द और कतर का वफ्द, उनकी नुमाइंदगी उनके इंटेलिजेंस सरबराहान कर रहे थे। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सरबराह पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर भी हैं, साथ साथ रुकनी वफ्द था, और ज्यादातर जो बातचीत थी वो इनडायरेक्ट बातचीत हुई। अब ये इनडायरेक्ट बातचीत का सिलसिला क्यों हुआ? ये इनडायरेक्ट बातचीत का सिलसिला इसलिए हुआ
कि दोहा में का जो फॉर्मेट था उसको रिपीट किया गया। पहला जो सेशन था वो होस्ट की जानिब से जो मेजबान थे उन्होंने ओपन किया, उन्होंने अपने कुछ ओपनिंग कलमात कहे और उसके बाद तुर्किया और जो सालसीन है कतर, वो दोनों अलग अलग मुलाकातों में अफगान तालिबान के साथ मसरूफ हो गए। पाकिस्तान के पास से उनकी थोड़ी सी बातचीत हुई और पाकिस्तान का एक ही कहना था, एक ही कोर मुतालबा था कि जी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, सरहद पार दहशतगर्दी, उसको रोका जाए और उसके लिए ही वो यहाँ पर आए हैं, रिटन गारंटीज के लिए आए हैं। पाकिस्तान को ज्यादा नहीं चाहता, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट्स किए थे उस कमिटमेंट को अबाइड करें। तालिबान ने एक बार फिर आईबाईशाही की, कभी वो कहते कि जी वो तैयार हैं किसी प्रपोजल के लिए, किसी पॉलिटिकल एग्रीमेंट के लिए, लेकिन जब उनको कहा जाता कि जी आप एग्रीमेंट सामने लेके आए तो वो एग्रीमेंट सामने लेको नहीं आते। फिर कभी वो कहते कि जी एक तीसरा सालिस को इसमें इंक्लूड कर लें अच्छा, और वो सालिस इनका जी इनका ऐसा रवैया क्यों है? जैसे मैंने अभी ज़बीउल्लाह मुजाहिद की बात कोट की है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ गवर्नर बादगीस का डिप्टी गवर्नर का बेटा यहाँ दहशत गर्दी करते हुए मारा जाता है और उसकी लाश वापस भेजी जाती है, और अफगानिस्तान के शहरियों की लाशें यहाँ से वापस पाकिस्तान ने की हैं। ये वहाँ से भेजा जाता है, वहाँ से मिनिस्टर्स कई बयान दे चुके हैं जिहाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करना चाहिए। दूसरी तरफ हमें मुस्लिम ब्रदर्स कह रहे हैं। ये मुस्लिम ब्रदर्स के खिलाफ जिहाद कैसे हो सकता है, और क्या ये दोगली पॉलिसीज कतर को नजर नहीं आती हैं या तुर्की को? देखिए, सबको ये दोगली पॉलिसी नजर आती है और यहाँ तक कि जब ये चमन में आपने देखा कि ड्यूरिंग द टॉक्स शुरू होने के तकरीबन 1 घंटे बाद ही ये जी। खबर आई कि फायरिंग का कोई वाकया हुआ है। तो तकरीबन 20 मिनट तक ये बातचीत का अमल जो है वो सस्पेंड रहा, 15 से 20 मिनट तक। और उस दौरान दोनों साइड्स ने इस बात को जांचना चाहा कि कहाँ से क्या मसला हुआ और एक मिसअंडरस्टैंडिंग का उसको नतीजा दिया गया। मामला उस वक्त खराब हुआ जब अफगानिस्तान की साइड ने एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू किया उस चीज के बरखिलाफ, जबकि बातचीत ऑलरेडी इसके ऊपर जारी थी। पहली बात तो उस स्टेटमेंट के बाद सालसीन की जानिब से अफगानिस्तान को ये बात बावर कराई गई कि आपको अपनी सीरियसनेस और कमिटमेंट टू द टॉक्स, ये दो चीजें, दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए दोनों सालसीन की जानिब से, ये दिखानी होगी और ये ऐसे थिएट्रिक्स के साथ आप टॉक्स आगे नहीं चला सकते। तो अफगानिस्तान का ये प्राइवेटली तो उनका ये मानना है कि जी जो बातें वो जिहाद के लिए और दीगर स्टेटमेंट्स देते हैं वो पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए देते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से लड़ना नहीं तो चाहते। लेकिन उनका ये तो बहुत बड़ी मुनाफकत है कि आप इस्लाम का नाम, जिहाद का नाम इस्तेमाल करें अपने सियासी फायदे के लिए। ये तो मुनाफकत है, दोगली भी पॉलिसी भी नहीं है। कैसे कर लेते हैं ये? सुन्नत रसूल, दाढ़ी रखी हुई है, इन्होंने पगड़ी बांधी हुई है, इस्लाम का नाम लेते हैं, इतनी मुनाफकत कि ये आप अंदर आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेटली कहते हैं कि हम जिहाद का नाम सियासत के लिए ले रहे हैं। बिल्कुल, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की उन्होंने बात की कि पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए काफी काफी कुछ बयान दिए जाते हैं, लेकिन हम नहीं, वेरी उनका सैड, ये दावा वेरी था कि सैड। वो नहीं, लेकिन उनका ये दावा था कि वो नहीं गरीबों चाहते के कि बच्चों को मरवा किसी दें। तरह का, वो उनका ये दावा था कि वो नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो। तो एक सालिस की जानिब से उस दौरान ये बात कही गई कि उन्होंने भी काफी ज्यादा सरहद पार दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खुद सफर किया है और इसलिए जो कंसर्न्स इस रूम के अंदर, इस कमरे के अंदर रेज किए गए हैं वो इससे ना सिर्फ एसोसिएट कर सकते हैं, बस उसके साथ रिलेट भी कर सकते हैं। और इसीलिए जोर भी दिया जा रहा है कि रिटन गारंटीज किसी ना किसी तरह आई जाएं। लेकिन डे 1 से ही हमने देखा कि एक स्टेलमेट आ गया था और वो स्टेलमेट एक ही पॉइंट के ऊपर, एक स्टिकिंग पॉइंट के ऊपर था, वो यही था कि तालिबान किसी भी तरह से रिटन गारंटीज देने से घबरा रहे थे और भाग रहे थे। साहब ठीक है, बहुत शुक्रिया अनस मलिक साहब। तो बात यही हुई कि दोगली पॉलिसी है, रिटन गारंटी, ज़ुबान से प्राइवेटली कहना है कि हमारी सियासी बयान है, जो बाहर हम जिहाद की बातें करते हैं वो तो बच्चों को बेवकूफ़ बना के हमने उनको खुद कुछ बम्बार बनाना है। अपने बच्चे हमारे कतर में स्कूलों में पढ़ेंगे, इस्तांबुल में पढ़ेंगे या यूएई में पढ़ेंगे, लेकिन गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ना गरीब की बच्चियाँ पढ़ेंगी, हमारी बच्चियाँ भी वहाँ पर पढ़ेंगी। तो ये है सूरत हाल इस वक्त इस तालिबान रजीम की, और ये पाकिस्तान को अच्छा अल्लाह ताला ने वक्त दिया है। और बढ़ते हैं हम अपने टॉप स्टोरी की तरफ। तारिक फजल चौधरी, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमें ज्वाइन करने का। और आखिरकार आपकी हुकूमत ने 27वीं तरमीम आज पेश करी थी सेनेट में। बताएंगे कि इस पर आपको ये कैसे नंबर पूरे किए, क्योंकि कल तक तो लग रहा था कि नंबर पूरे नहीं है। कल आपने वफाकी काबीना की मीटिंग थी, उसको तब्दील किया, उसको मनसूख किया, और आज फिर दोबारा अचानक वफाकी काबीना की मीटिंग रखी गई। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी मुल्क में नहीं है और उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए उसको चेयर किया है। क्या ऐसी अर्जेंसी क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, पहले तो मैं इस पे वजाहत आपको कर दूं
कि कल जो काबीना की मीटिंग मुलतवी हुई थी और हम आगे चले गए थे, थोड़ा जो हमारा टाइमलाइन पहले मुकर्रर की गई थी उससे, उसकी वजह ये नहीं थी कि हमारे पास नंबर गेम पूरी नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो तमाम अमेंडमेंट्स क्लॉजेज प्रोपोज्ड थी, मुजवजा जो नकात थे, क्लॉजेज जिनके ऊपर अमेंडमेंट की तजवीज़ थी, वो कल लेके गए थे अपनी सेंट्रल जो उनकी एग्जेक्टिव कमेटी है। और ख्याल ये था कि बल्कि परसों 6 तारीख को कि इस पे फाइनल वो हमें गो अहेड दे देंगे, क्योंकि उनसे काफ़ी ज़्यादा हमारी गुफ्तगू से पहले हो चुकी थी। लेकिन उनका सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास एक दिन में ख़त्म नहीं हो सका और कल उन्होंने दोबारा अपनी मीटिंग की, कल शाम 4 बजे, और उसके बाद उन्होंने गो अहेड दिया कि इनमें से जो 3 निकात हैं उनके ऊपर हमारी इत्तफाक राय है, सी में पाई गई है। 5 निकात पे उन्होंने कहा कि अभी हमारी कंसेंसस नहीं हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे और इंशाल्लाह देखें शायद अगले आइंदा आने वाले दिनों में 28वीं तरमीम के जरिए उन्हें एड्रेस किया जाए। तो कल जब उन्होंने गो अहेड दिया तो फिर आज जाहिर है मामूल की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। और तो उसमें आप मैं थोड़ा सा ये आखिरी बता बात दें ये कि कर रहा कौन था कौन सी कि चीजें हैं जिन जो पर उन्होंने कैबिनेट एग्री नहीं मीटिंग किया, होती है एनएफसी ये वार्ड है रिवायत मौजूद और है। उसके प्राइम बाद मिनिस्टर इससे पहले भी कई दफा मीटिंग जो है वो जूम लिंक से चेयर कर चुके हैं, पहली पहली दफा नहीं है ये। लेकिन ये बड़ी अहम मीटिंग थी ना, इसमें 27वीं आईनी तरमीम की बात होनी थी, तो वो कल गए हैं आज़रबाईजान और आज वहां से उन्हें करना पड़ा, इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो इससे ये पूछा है। देखिए बात यह है कि आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, उसमें अफसार साहब मुल्क में काम रुक तो नहीं जाता। जब भी कोई इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम हो, अगर आजकल की जदीद साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आपको ये सहूलत फराम कर रही है तो पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है। बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट इदारे और दुनिया के तमाम ममालिक इन फैसिलिटीज़ को इंक्लूडिंग जो है जूम लिंक उसे इस्तेमाल करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर अक्सर मुल्क से बाहर हों ठीक वो है। मीटिंग्स लेते हैं, ये तो मामूल की कार्रवाई है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक हुआ है और 200 उसमें आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली पे इत्तेफाक हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। किस किस चीज़ पे इत्तेफाक नहीं हुआ वो बताएंगे? देखिए उसमें सबसे पहला जो है जिस पे इत्तेफाक नहीं हो सका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी में, और उसके बाद जाहिर है फिर उन्होंने माजरत की कि फौरी तौर पे हम इस पे आपके साथ ताउन नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहली चीज़ एनएफसी अवार्ड है, जिसमें हमने ये प्रपोज किया था कि जो डेट सर्विसिंग है, कर्जों की अदायगी है, वो सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और सूबे जो है वो मेजर चंक ऑफ एनएफसी वो ले जाते हैं और जो वफाक है वो अंडर बर्डन है और कर्जों की अदायगी के लिए। और उसके साथ साथ जो है हमारी ज़ाहिर है जो हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं उसके लिए भी हमें फंडिंग चाहिए। उसमें सूबे अपना कुछ हिस्सा डालें, मामूली हिस्सा डालें, लेकिन अभी उस पर कंसेंसस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी बात थी, हम ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान में एक बेयर मिनिमम यकसा तालीमी निसाब होना चाहिए। उसके लिए काउंसिल की तजवीज़ दी थी कि प्राइम मिनिस्टर उसे हेड करें और चारों जो वज़रा आला हैं वो उसके मेंबर हों, और उसी काउंसिल के ज़रिए हम पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई आबादी है उसे कंट्रोल करने की बात कर रहे थे। क्योंकि इस वक्त हमारी ये जो बढ़ती हुई आबादी है, ये आप जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो तो कोई, मैं सुनता हूँ कोई कोई बात कर रहा होता है आबादी पे, लेकिन बिलउमूम ये जो टिकलिंग बॉम्ब है पाकिस्तान का, इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया भी बात नहीं करता और हमारी पार्लियामान में भी, असम्बलियों में भी बात कम होती है। तो इस इशू को भी हमने कहा कि एड्रेस किया जाए और इसमें फेडरल गवर्नमेंट अपना जितना भी मस्बत किरदार अदा कर सकती है सूबों के साथ मिलकर करे। तो इन दोनों पे इतफाक नहीं हो सका, उसको भी फिलहाल ड्रॉप किया गया है। उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज ये ठीक है। थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री है उसके लिए आइन में जो तरीकाकार दर्ज है वो ये है कि लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन, दो नाम देंगे। अगर उसमें कंसेंसस नहीं होता, 8 रुकनी कमेटी, 4 अपोजिशन मेंबरान, 4 जो है वो गवर्नमेंट के मेंबरान, उस पर मुश्तमिल कमेटी बनेगी। और अगर वो भी कोई नाम फाइनल नहीं कर सकती उन 4 नामों में से, तो आगे फिर डेडलॉक है। तो हमने इस अमेंडमेंट में ये ठीक प्रपोज है। किया था कि जुडिशल कमीशन जो जजेस की तकर्री करता है उसे फिर ये इख्तियार दे दिया जाए कि उन 4 नामों में से कोई एक नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का वो फाइनल कर सके। तो
तो ये बड़ी मस्बत तजवीज़ थी कि इसमें डेडलॉक को ख़त्म करने की बात की गई थी। बहरहाल इसे भी पेंडिंग किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, हमने इत्तफाक कर लिया। आखिरी बात ये थी कि हम ये चाह रहे थे कि जो ओवरसीज़ हैं उन्हें हम ये सहूलत दें कि गैर मुल्की पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते जिनकी दोहरी शरीयत है, उन्हें शरीयत छोड़नी पड़ती है। तो हमने ये तजवीज़ किया था कि वो इलेक्शन लड़ लें, अगर जीत जाते हैं तो अगले 6 महीनों में वो अपना गैर मुल्की पासपोर्ट जो है वो वापस कर दें और अपनी शरीयत से सरेंडर कर दें। दस्तबरदार हो जाएं। इसमें भी इतफाक नहीं हो सका। तो ये 5 नकात हैं, इसमें बातचीत जारी रहेगी ठीक। और आगे हो सकता है कि बहुत जल्द अच्छा, मैं आपको खुशखबरी जो सुनाऊं कि आपने 28वीं अभी तरमीम आ इत्तेफाक रही जिस है। पे हुआ है उसमें एक कुछ सवालात हैं बड़े ज़रूरी, ज़रा मुख्तसरन बता दीजिएगा कि एक तो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया जा रहा है 27 नवंबर से, और उसकी जगह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा तख्लीक किया गया है। अब उसमें है कि जो आर्मी चीफ होंगे वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। तो सवाल ये है कि ये क्या जो फील्ड मार्शल के रैंक के आर्मी चीफ होंगे उनके पास ये ओहदा होगा, या नेक्स्ट आर्मी चीफ जो भी आएंगे, जो भी 4 स्टार बनेंगे, उनको ऑटोमेटिकली वो सीडीएस कहलाएंगे, आर्मी चीफ का ओहदा एग्जिस्ट नहीं करेगा? आप ये जरा क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी दे दें इस पे। देखिए, आर्मी चीफ का ओहदा बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। वो बर्री फौज के सरबराह होंगे और उसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस होंगे, यानी बाकी भी जो 2 फोर्सेस है उसके भी आप ये कहें कि कमांड उनके पास होगी। और बुनियादी तौर पे चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी चीफ को कंकरेंटली, यानी दोनों ओहदे वो इसलिए रखेंगे कि इस वक्त जो हमने मार्का हक में देखा, जंग के जो तकाजे हैं और जंग की जो वारफेयर है उसकी टैक्टिक्स बिल्कुल बदल चुकी हैं। और तीनों हमारे जो मुसल्लह अफवाज हैं, बर्री फौज है, फ़ज़ाइया है, नेवी है, उसके अंदर जो एक सिंक्रोनाइजेशन है और आपस में एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है और इमीडिएट रिस्पांस है, ठीक है, उसके तो लिए इसका ये मतलब है चीजें कि की गई ये हैं। और अब ये रेगुलर इंटरनल फीचर होगा कि जो भी आर्मी चीफ होगा वर्किंग के लिए वो सीडीएस भी होगा, और उसके नीचे ही एयरफोर्स और नेवी उन्हीं को जवाबदेह होंगे या उनके अंडर काम करेंगे आर्मी चीफ के, और जिसको हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहेंगे, राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, कि आप जो आर्मी चीफ होंगे वो ऑटोमेटिकली ठीक चीफ है, ऑफ तो डिफेंस फोर्सेस होंगे और दोनों बाकी फोर्सेस उनके अंडर ही काम करेंगी। ठीक है। अच्छा, एक और बात हुई है फील्ड मार्शल के साथ साथ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट। अगर किसी को प्रमोट किया जाता है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पे, तो उस सूरत में भी फील्ड मार्शल तो खैर ज़रूरी तो नहीं ना नेक्स्ट आर्मी चीफ भी फील्ड मार्शल हों, तो उस वक्त भी वो आर्मी चीफ के अंडर ही काम करेंगे? देखिए, बात यह है कि जो इस वक्त ये अमेंडमेंट हुई है, अगर इससे आप देखें तो इसमें ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो फील्ड मार्शल हैं, मार्शल ऑफ जो है हमारी नेवी, और एयर मार्शल ऑफ दी एयर फ्लीट, एडमिरल, ये ऐसे मार्शल ओहदे ऑफ द हैं एयरफोर्स एंड कि ये एडमिरल ऑफ द जी फ्लीट। एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये ऐसे ओहदे हैं कि जो टाइटल हैं, ये अपॉइंटमेंट्स नहीं है। तो बेसिक जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो आई आपकी सी, आर्मी ओके चीफ हैं, वो आपके ओके। नेवल चीफ हैं, वो आपके एयर चीफ हैं। तो उस हिसाब से जो चीफ ऑफ डिफेंस होंगे वो नेवल चीफ और एयर चीफ, वो जाहिर है उनके मतहत ही काम करेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो अभी आपने जो नेशनल कमांड अथॉरिटी बनाई है, इसमें ये बताइएगा कि इसकी आपने कहा कि रिकमेंडेशन आएगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करेंगे आर्मी के अंदर से। तो पहले भी तो ये आर्मी के अंदर ही से जो आपने नाम बदल दिया है, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो है, कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, पहले इसका नाम था मेरा ख्याल है कि देखिए, ये हमारी चूंकि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये चीज है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि चूंकि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये चीज है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, हमारे जो एसेट्स हैं उनकी एक बहुत जिम्मेदाराना चेन ऑफ कमांड पाकिस्तान में मौजूद है। और इन तमाम जो मैंने कहा कि जदीद जंगी तकाजे हैं, उन्हें मजीद
फैसिलिटेट करने के लिए अपने अफवाज को मज़ीद इक्विप करने के लिए उन सलाहियतों से जो इस वक्त और फैसिलिटेशन के लिए जो इस वक्त ज़रूरी हैं, ये इंटरनल चेंजेस हैं। इसमें कोई नई अपॉइंटमेंट उस लिहाज से नहीं कि कोई नया नाम आया है और उसे कोई नया ओहदा दे दिया गया है। ये उनकी अपनी इंटरनल एक मैनेजमेंट है। और इसी तरह जिस कमांड की आप बात कर रहे हैं, ये भी बड़ी स्ट्रेटेजिक एक पोजीशन है और आर्मी चीफ जो है, चीफ ऑफ डिफेंस, वो इसे रिकमेंड करेंगे और प्राइम मिनिस्टर जो है इसकी अप्रूवल देंगे। तो फ़र्क क्या होगा नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड में और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन में? ये डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। देखिए, ये अब टेक्निकल बात है, मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई, मॉडिफाई, एनहांस, फैसिलिटेट, ये सारे वो अल्फाज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी से करने का। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक टेल एंडर आज का पाकिस्तान हाई कमीशन का चैरिटी बाजार, ये पहली दफ़ा हुआ है कि जब से पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है मई में, उसके बाद पहली दफ़ा ऐसी एक तकरीब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में रखी गई। दिल्ली कॉमनवेल्थ विमेंस एसोसिएशन की तरफ से पाकिस्तान के हाई कमीशन को दावत दी गई और पाकिस्तान ने वहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया। पाकिस्तान के स्टॉल का बहुत लोगों ने रुख किया है। लजीज़ पकवान, देदा ज़ेब मलबूसात और नुमाइश की गई। तो एक दोनों हमसाया ममालिक हैं, जंग करते रहते हैं आपस में, लेकिन बहुत अरसे बाद एक ऐसी खबर आई थी जिसमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट या एक कल्चरल एक्टिविटी दोनों ममालिक के दरमियान हुई है। बहुत छोटे लेवल पे है, लेकिन लगता है कि कुछ ना कुछ सर्दियों में कुछ बर्फ़ तो पिघली है। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तुम्हारा आज का हॉट इशू। और वक्त हमारे आज के हॉट इशू का पीटीआई की सिस्टम में वापसी का एक मौका है। क्या पीटीआई इसको अवेल करेगी या नहीं करेगी? हमें ज्वाइन किया है अली मोहम्मद खान साहब, रुकने कौमी असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अली मोहम्मद खान साहब, मैं 27वीं तरमीम पे आपकी राय लेने से पहले एक और इशू पे बात करना चाहता हूँ। मुख्तसरन जरा आप बताइएगा उस पर। सुहेल अफरीदी जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने ये कहा है, एक बहुत ही मुतनाज़िया स्टेटमेंट दी है उन्होंने मस्जिदों के हवाले से। इसकी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, इस बात पे मजम्मत की है लोगों ने। आप क्या कहते हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? अगर है तो सबूत क्यों नहीं दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया अफसर साहब। देखें, मुझे ज़ाती तौर पे तो इल्म नहीं है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने बात की है। देखें, गाइडलाइन तो पार्टी के लिए वही है जो इमरान खान साहब की है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उसकी तहकीकात मेरे ख्याल में होनी चाहिए। कंट्रोवर्शियल बना देना, खतरनाक इल्जामात, झूठे इल्जामात। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उसकी इंफॉर्मेशन सीएम साहब के पास अगर हो तो उसकी तहकीकात होना जो है वो लाजमी है, वो ज़रूरी है। किसी भी मुनासिब फोरम पे, कोई जुडिशल फोरम भी हो सकता है, कोई भी ऐसा फोरम जिस पे सबको एतमाद हो, क्योंकि उनका ओहदा बड़ा अहम है और उनकी तरफ से ये बात जो आई है, तो मेरे ख्याल में जब तक इसकी तहकीकात ना हो जाए इस पे बात करना मैं तो मुनासिब नहीं समझता। इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए क्योंकि बड़े सीवियर एलिगेशंस हैं। तो उन्हें जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, नताइज नहीं आते, तब तक उन्हें अपना ये स्टेटमेंट वापस लेके माजरत नहीं करनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में सीएम का ओहदा बड़ा अहम होता है और बड़ा जिम्मेदार ओहदा है। अगर उन्होंने ये बात की है तो लाजमन उनसे रब्ता किया जाना चाहिए और जुडिशल फोरम एक मुनासिब फोरम इसका हो सकता है कि इसकी तहकीकात हो कि ये बात अगर सही है तो जिसने भी ये किया खुदा न खास्ता उसको सजा दी जाए, और अगर नहीं हुआ तो उसकी भी वो भी बात सामने आ जाए। लेकिन तहकीकात से पहले इस पे बात करना मुझे बहुत ही ज्यादा कब्ल अज़ वक्त लगता है। नहीं, इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कह रहे तहकीकात भी होनी चाहिए, साथ कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन भी है, तो हम किस बात पे यकीन करें, तहकीकात पे या उनकी इन्फॉर्मेशन पे? उन्होंने तो और बहुत सारी बातें भी की। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनके पास अगर इसके मुतालिक कोई मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उनके पास अगर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसकी तहकीकात एक मुनासिब फोरम पे होनी चाहिए कि ये बात ये कहाँ हुई और इसमें क्या कौन इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व नहीं है। जब तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसकी कोई तहकीकात नहीं होती, इस पे तो कमेंट करना मुनासिब नहीं है। लेकिन उन्होंने बात की है, इतने हाई फोरम से आई है, तो इसकी प्रॉपर फोरम पे इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन से पहले इस तरह मीडिया से बात करते हुए इल्जामात लगा देना एक आईनी ओहदेदार की तरफ से, आप समझते हैं ये मुनासिब है रियासत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान मुल्क के लिए? इन हालात में जब इस वक्त मुल्क में एक सूरत हाल ऐसी है कि जंग की हालत में है, दहशतगर्दी का एक मसला भी है,
तो इसलिए मुनासिब होगा कि इस पे मजीद बात करने से पहले इसकी एक बड़े मुस्तनद फोरम पे, जो मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन ही शायद हो सकता है, ठीक। उसके नीचे तहकीकात कर ली जाए, ताकि ये बात सामने आ जाए कि वाकया अगर हुआ है तो कब हुआ और कहां हुआ। ठीक। अच्छा, अब 27वीं आईनी तरमीम आ गई है, सेनेट में पेश हो गई है। उस पर एक व्यू ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मुखालफत नहीं करेगी। सपोर्ट तो ज़ाहिर है आपके लिए करना शायद आसान नहीं होगा, लेकिन मुखालफत नहीं करेगी, पास होने देगी। अगर कौमी असम्बली में महमूद हफीज़ उज़ैई को लीडर ऑफ द अपोजिशन डिक्लेयर कर दिया जाए और सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास को लीडर ऑफ द अपोजिशन नोटिफाई कर दिया जाए, जैसा कि इमरान खान ने उनको नॉमिनेट किया है, आप समझते हैं कि ये एक मौका है पीटीआई के लिए सिस्टम में वापस आने का और उस सियासी रास्ते पे चलने का जिस पे चलने के लिए उनके बहुत सारे वेल विशर पार्टी के अंदर और बाहर से उनको कहते आए हैं कि आप ऐसा कर लें? अब साहब, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको पोजीशन लीडर की चीज से जोड़ दिया गया है। ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम चीज है। आईनी तरमीम, आइन में तरमीम तो एक बहुत अहम मामला है। मेरे ख्याल में देखें, हम इसकी तब तक सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक कौमी असम्बली में ये चीज हमारे सामने ना आए और उसको देख के फिर इमरान खान साहब से इस पे मशवरा ना कर लिया जाए बगैर इमरान खान साहब की इजाजत के, उनके नॉलेज में लाए। साबिक वजीर आजम हैं, हमारी जमात के फाउंडिंग चेयरमैन हैं और इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं। उनसे बात किए बगैर, उनसे इजाजत लिए बगैर तहरीक इंसाफ में से कोई किस तरह इसको सपोर्ट कर सकता है? अगर कोई इसको किसी अपोजिशन लीडर की सीट से नथी कर रहा है, वो तो बहुत छोटी चीज है। आईनी तरमीम तो बहुत बड़ी चीज है और वो इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर मुनासिब ही नहीं कि हम उसको सपोर्ट करें। नहीं, मैंने सपोर्ट करने का नहीं कहा, मैंने कहा कि मुखालफत नहीं की जाएगी और पास होने दिया जाएगा आराम से, अगर ये दोनों नॉमिनेशंस हो जाएं तो। नहीं, ऐसी कोई चीज अभी तक पार्टी में डिस्कस नहीं हुई। पार्लियामेंट्री हमारी पार्टी की मीटिंग 3 दिन पहले हुई थी, उसमें ऐसी कोई चीज डिस्कस नहीं हुई। और एक और चीज भी देखें अफसार साहब, इसको आपको अप्रिशिएट कीजिएगा कि अददी अक्सरियत तो इस वक्त हमारी रिजर्व सीटें हथियाने के बाद, मैं लफ्ज़ यूज कर रहा हूं हथियाने के बाद, उस पर डाका मारने के बाद हुकूमत के पास आ गई है। तो उम्मीद है कि 26वीं आईनी तरमीम की तरह इस दफा MNAs को अगवा या उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप मेरी अल्फाज चल जाएं। लेकिन अददी अक्सरियत होने के बावजूद कौम तो इन तरमीम के साथ इसलिए नहीं खड़ी होगी कि जो हुकूमत इसको पास कर रही है उनके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है, वो एक जेली मैंडेट से आए खड़े हैं। एक आईनी तरमीम के पीछे कौम का खड़ा होना बहुत जरूरी है और कौम तभी खड़ी होगी जब तहरीक इंसाफ सपोर्ट करेगी। और तहरीक इंसाफ ऐसी किसी चीज को सपोर्ट नहीं करेगी जो मुल्क के मफाद के खिलाफ हो या उस पर हमें एतमाद में ना लिया जाए, और अगर एतमाद में लिया भी जाए तो उस पर आखिरी गो अहेड इमरान खान साहब की तरफ से जब तक नहीं आएगा, कम से कम हम ऐसी किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में मुनासिब तर्ज अमल शायद ये होगा, मेरी एक तजवीज है, हुकूमत इस पर अमल करे ना करे, कि आप पीर वाले दिन यानी परसों मेरे ख्याल में कौमी असम्बली में शायद इसको पुट कर दिया जाए। तो वो ड्राफ्ट जब हमें मिल जाए, हमें फिर अप्रोच दी जाए, रास्ता दिया जाए जनाब इमरान खान साहब से मिलने का, कि हम और हमारे वकलाओं के साथ इस पर बैठें और इस पर संजीदगी से डिस्कशन हो और उसके बाद हम आपके पास आए कौमी असम्बली में कि क्या हम इसके साथ क्या करने लगे हैं। अगर इमरान खान साहब को हमसे अलहदा कर दिया गया है, उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही और हमसे ये तवक्को है कि हम या इसको अपोज ना करें या इसको सपोर्ट करें, दोनों सूरतों में मुनासिब नहीं है। हमें अपने लीडर तक एक्सेस दी जाए ताकि हम इन तरामीम को सामने रख सकें। ठीक है, ठीक। अच्छा, मुझे ये फरमाइएगा कि आप ज़ाहिर खुद भी बालिग हैं, साहिब अकल हैं और मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, आप में भी एक अपनी सोच भी है, आज़ाद खुद मुख्तार इंसान है आप, ज़ाहिर गुलाम तो नहीं है। आपकी अपनी क्या सोच है कि ये जो 27वीं तरमीम आई है इसमें अच्छी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, या बिल्कुल ये रद्दी की टोकरी में जानी चाहिए? अफसार साहब, हमने तो अपनी आज़ादी की कीमत में अपनी हुकूमत गंवाई है। गुलामी तो वो कर रहे हैं जिनकी जान फॉर्म 47 के तोते में है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, यस, पाकिस्तान के मफाद में कोई भी काम हो, इमरान खान या तहरीक इंसाफ उससे कैसे पीछे हट सकती है। लेकिन अगर मफाद में कोई काम है तो फिर इतनी पर्दादारी क्यों, इतनी इसरारियत? चले, मैं आपसे, आपको पर्दादारी को रहने दें, मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। NFC अवार्ड में तब्दीली की बात है,
तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग मरकज़ को वापस लाने की बात है, बल्दियाती इदारों के इख्तियारात की बात है, आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट की बात है। ये मैंने मोटे मोटे सी चीज़ें आपको बताई हैं। आइनी अदालत की बात है। इनमें से कौन सी चीज़ मैं अली मोहम्मद ख़ान से पूछ रहा हूँ, एक सियासतदान से जो अवाम के वोट लेके आया और उनको जवाब दिया कि आपकी अपनी क्या राय है इन 4, 5, 6 चीज़ों पर जो मैंने आपको बताई। अब साहब देखिए, सूबाई खुद मुख्तारी पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और उसके साथ साथ आज़ाद जुडिशरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और जो अभी थोड़ा बहुत मेरी नज़र से गुजरा है, क्योंकि मैं हल्के में हूँ, तफसील से नहीं देख पाया कोई चीज़, चूंकि कौमी असम्बली में कोई चीज़ पुट ही नहीं हुई, तो अमली तौर पे तो हमारे सामने इसको कुछ भी नहीं है। लेकिन जो जजेस की ट्रांसफर है, जो सो मोटो पावर्स हैं, उनमें अगर आप चेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को अगर आप कमजोर कर रहे हैं, एक आईनी अदालत की जहां तक बात है वो हमेशा से डिस्कशन में रही है कि इस मुल्क में क्या एक आईनी अदालत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा अगर वीक होता है, खुदा न खास्ता, या जजेस की ट्रांसफर के मामला, वो तो ब्यूरोक्रेसी बदकिस्मती से बन जाएगी। ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह प्रेशराइज किया जाता है, अगर एक जज साहब को, मोहतरम जज साहब को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का ही नहीं पता, बाकी जहां तक 243 का ताल्लुक है और चीजों का, उस पर एक डिटेल डिस्कशन की जरूरत है। मैं दोबारा ही कह रहा हूं, पाकिस्तान के मफाद में किसी चीज से हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब, हमसे बात करने का वक्त है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल PIA एहतजाज, प्राइवेटाइजेशन में ताखीर का हरबा। और आज का एडिटोरियल हमारा PIA एहतजाज, प्राइवेटाइजेशन, ताखीर का हरबा। आप यकीन शायद ना करें कि पिछले 35 साल से 1990 से PIA को प्राइवेटाइज करने की कोशिशें हो रही हैं इस मुल्क में, और हर बार वो कोशिश नाकाम हो जाती है। और पिछले 35 साल से PIA खसारे में जा रही है अक्सर सालों में, और हुकूमत को टैक्स पेयर्स का पैसा इनको देना पड़ता है। और PIA ज़ाहिर है आम आवाम तो इस्तेमाल नहीं करती, वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने बैरून मुल्क सफ़र करना हो या पाकिस्तान में आरामदेह सफ़र करना हो, जल्दी सफ़र करना हो, वो जहाज़ का सफ़र इस्तेमाल करते हैं, जहाज़ इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए आम टैक्स पेयर से पैसा लेके हर साल हुकूमत इसका खसारा दूर करती है। और इसीलिए कोशिश होती रही है कि PIA को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। लेकिन मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों ने और अमरीतों ने PIA में लोगों को भर्ती किया, उनकी तादाद से ज़्यादा, जितना एक जहाज़ के लिए अमला चाहिए उससे दुगना तिगना अमला रखा हुआ है, जिससे ज़ाहिर है PIA खसारे में जाती है। और जब भी उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश होती है, ये अनासिर जिनके अपने मफादात हैं और जिनके मफादात यूनियन के और सियासी जमातों के इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के फ़ायदे के लिए PIA को कभी भी प्राइवेटाइज नहीं होने दिया जाता, ताकि ये दुनिया की एक अच्छी एयरलाइन बन सके। हमारे हमसाया इंडिया ने इंडियन एयरलाइन को प्राइवेटाइज किया है, अब वो बेहतरीन एयरलाइन बन चुकी है, खसारा भी नहीं होता, और हुकूमत को गरीब टैक्स पेयर से पैसा लेके इनको फीड भी नहीं करना पड़ता। तो लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता। अब इंजीनियर्स ने हड़ताल कर दिया। जब पहले आपको याद है कि PIA की फ्लाइट्स पे पाबंदी लग गई थी गुलाम सरवर खान के एक कदम से पिछली हुकूमत में, और कई सालों तक वो पाबंदी लगी रही यूरोप में, UK में और अमेरिका में। बड़ी मुश्किल से उसको बहाल किया है ताकि PIA की जो वैल्यू है वो बेहतर हो और एक अच्छी कीमत मिले। तो अब ये इन्होंने इंजीनियर्स ने एक नया फड्डा डाल दिया है ताकि इसकी रेपुटेशन बेहतर ना हो, क्रेडिबिलिटी बेहतर ना हो। तो क्या ये मुल्क दुश्मनी है या वतन दोस्ती है, क्या है? ये मफाद प्रस्त लोग खुद सोच रहे हैं, वो सियासी जमातें और उनके एजेंट जो इन यूनियंस में हैं वो सोच रहे हैं कि मुल्क का मफाद बेहतर है, या चंद लोगों की करप्शन। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।